नमस्कार साथियों। इंडियन नॉलेज सिस्टम्स एंड हिंदी बाय तरुण चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय ज्ञान परंपरा की यूजीसी नेट पाठ्यक्रम की इकाई 3 भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली पढ़ने वाले हैं। इसके लिए मैंने एक अच्छा सा पीपीटी प्रेजेंटेशन तैयार किया है और मैं इस पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली की जो सामान्य संकल्पनाएं हैं, जो इसका दायरा है और भारतीय ज्ञान परंपरा में इसका जो महत्व है और साथ ही साथ यूजीसी नेट परीक्षा में इससे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली का स्वरूप समझने की आवश्यकता है। साथियों, इसमें दो तरह की धाराएं प्रचलित हैं, एक लोक धारा और दूसरा है शास्त्रीय धारा। भारत की जो स्वास्थ्य प्रणाली है वो बहुस्तरीय है। इसमें शास्त्रीय जो चिकित्सा धाराएं हैं वो किसी ग्रंथ पर आधारित हैं और इनमें आयुर्वेद, सिद्ध, योग ये सभी चिकित्सा पद्धतियां शामिल हैं। दूसरी ओर कुछ ऐसी अनुभवजन्य परंपराएं भी हैं जिनके माध्यम से सामान्य लोक और जनजातीय चिकित्सा परंपराओं का विकास देखा गया है। इस इकाई की जो पाठ्यक्रम सीमा है उसमें मुख्य रूप से 5 तरह की धाराएं आती हैं, जिनमें पहला है आयुर्वेद, सिद्ध, योग, लोक चिकित्सा और जनजातीय चिकित्सा। भारत में चिकित्सा ज्ञान की दो प्रमुख धाराएं देखी जाती हैं, लोक धारा और शास्त्रीय धारा। अभी मैंने आपके सामने वर्णन किया कि लोक धारा अनुभवजन्य परंपरा है और इसका आधार समुदायों का अनुभव, पारिवारिक परंपरा, स्थानीय वनस्पतियों का ज्ञान, घरेलू उपचार और जो हमारी जनजातियां हैं जो पूरे देश में फैली हुई हैं उनका ज्ञान रहा है। शास्त्रीय जो धारा है उनमें ग्रंथों, आचार्यों, सिद्धांतों, औषध निर्माण और व्यवस्थित चिकित्सा पद्धति पर यह आधारित है। आयुर्वेद और सिद्ध जैसी जो पद्धतियां हैं वो शास्त्रीय धारा से संबंधित है, जबकि जो लोक धारा के अंतर्गत आती हैं उनमें इन सभी से आप किसी न किसी रूप में परिचित होंगे भी। घरेलू उपचार, हड्डी बैठाना, विष चिकित्सा, दाई परंपरा और जनजातीय औषधीय ज्ञान, ये सभी लोक धारा के अंतर्गत आते हैं। जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा में घरेलू उपचार और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की बात करते हैं तो यह भारतीय परिवारों की स्वास्थ्य संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। हमारे समाज में सामान्य रोगों के उपचार के लिए हल्दी, अदरक, तुलसी, नीम, गिलोय, आंवला, त्रिफला, अजवाइन, हींग, शहद, घी, काली मिर्च आदि का उपयोग किया जाता है और ये उपचार स्थानीय अनुभव और पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान पर आधारित रहे। लोक चिकित्सा में यदि देखें तो आहार, विश्राम, तेल मालिश, भाप, काढ़ा, लेप, धूम्र, सेक और स्वच्छता को भी उपचार का भाग माना गया है। यदि हम अपने ग्रामीण परिवेश में देखें तो उसमें वैद्य, पारंपरिक चिकित्सक, हड्डी बैठाने वाले, दाई, विष उपचारक और जड़ी बूटी जानने वाले जो लोग हैं वो उन्होंने भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली की लोक धारा को संरक्षित किया है। हड्डी की स्थापना लोक चिकित्सा की विशिष्ट परंपरा है। इसमें फ्रैक्चर, मोच और हड्डी खिसकने जैसी स्थितियों में स्थानीय विधियों, बांस या लकड़ी की पट्टियों, औषधीय लेप, तेल और मालिश का प्रयोग किया जाता था और कई समुदायों में यह ज्ञान वंशानुगत रूप से सुरक्षित रहा। विष उपचारक सर्पदंश, कीटदंश और विषैले पदार्थों के उपचार से संबंधित लोक ज्ञान भी ये लोग रखते थे और आज भी ये किसी न किसी रूप में समाज में प्रचलित है और इनमें औषधीय पौधों, मंत्र परंपरा, लेप, रस और स्थानीय उपायों का प्रयोग होता था। अब आप देखिएगा कि
जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु और वेद। आयु का अर्थ है जीवन, वेद का अर्थ है ज्ञान, अर्थात आयुर्वेद का अर्थ होता है जीवन का ज्ञान, और इसका उद्देश्य स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा और रोगी के रोग का निवारण करना है। आयुर्वेद शरीर, मन, इंद्रिय और आत्मा को जीवन का आधार मानता है। आयुर्वेद का विकास वैदिक परंपरा, लोक अनुभव, औषधीय वनस्पति ज्ञान और शास्त्रीय चिंतन के समन्वय से हुआ है। अथर्ववेद में औषधि, रोग, स्वास्थ्य और उपचार से संबंधित अनेक संकेत मिलते हैं, और आगे चलकर फिर आयुर्वेद ने व्यवस्थित संहिताओं का रूप लिया, जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय। चरक संहिता में मुख्यतः आंतरिक चिकित्सा और काय चिकित्सा, यानी जो हमारे शरीर की चिकित्सा है, उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता था। सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा, जिसे सर्जरी कहा जाता है, शरीर रचना, औजारों और शल्य प्रक्रियाओं के लिए यह प्रसिद्ध है। अष्टांग हृदय वाग्भट का ग्रंथ है, जिसमें आयुर्वेद के 8 अंगों का विवेचन मिलता है। यदि हम आयुर्वेद के प्रमुख व्यक्तियों की ओर दृष्टि करें तो आयुर्वेद के प्रमुख व्यक्ति चरक, सुश्रुत, वाग्भट, धन्वंतरी आदि हैं। धन्वंतरी को तो आयुर्वेद परंपरा में चिकित्सा के आद्य देवता के रूप में स्मरण किया जाता है, और चरक ने चिकित्सा के सिद्धांत और औषधीय दृष्टि को व्यवस्थित किया, जबकि सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा को उच्च स्तर तक विकसित किया। और आयुर्वेद में प्रमाणों का उपयोग किया जाता था। न्याय शास्त्र के अंतर्गत जो प्रमाण होते हैं, 6 प्रमाण, उनमें से प्रत्यक्ष, अनुमान, युक्ति और आप्तोपदेश, ये प्रमाण आयुर्वेद में महत्वपूर्ण माने गए हैं। जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसके माध्यम से रोगी का निरीक्षण, स्पर्श, प्रश्न और अनुभव आते हैं। अनुमान से लक्षणों के आधार पर रोग का अनुमान किया जाता है, और युक्ति चिकित्सक की तर्कपूर्ण चिकित्सा बुद्धि है, जिसके आधार पर औषधि, आहार और उपचार का संयोजन किया जाता है। इसी प्रकार आप्तोपदेश विश्वसनीय आचार्यों और ग्रंथों से प्राप्त ज्ञान है। तो इस प्रकार जब हम यूजीसी नेट परीक्षा की दृष्टि से देखेंगे तो साथियों, हमें चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, इनके जो अनुप्रयोग हैं, किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और आयुर्वेद में जो चारों प्रमाण उपयोग किए जाते हैं, उनका अनुप्रयोग क्या है, इस पर प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। आयुर्वेद का जो दृष्टिकोण है वो प्रकृति केंद्रित है। मनुष्य को आयुर्वेद में प्रकृति से अलग नहीं देखा जाता, चाहे वह किसी भी मौसम, आहार, जलवायु, स्थान, उम्र और जीवनचर्या में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हो, उन सभी का स्वास्थ्य पर प्रभाव माना जाता है। इस कारण आयुर्वेद में ऋतुचर्या, दिनचर्या और आहार विशेष पर विशेष बल दिया गया है। ये ऋतु के अनुसार जीवन, दिन के अनुसार अपने दिनचर्या और आहार विहार पर बल दिया गया है। इस पर आयुर्वेद व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा पद्धति भी है। एक ही रोग के रोगी अलग अलग प्रकृति, आयु, बल, आहार, मनोदशा और स्थान के कारण भिन्न उपचार पा सकते हैं। इसलिए आयुर्वेद रोग से अधिक रोगी पर ध्यान देता है। तो रोगी के अनुसार आयुर्वेद उसके उपचार की विधि को अपनाता है। आयुर्वेद में आदि व्याधि चिकित्सा महत्वपूर्ण है। आदि का संबंध मानसिक या आंतरिक कष्ट से है। जब कोई व्यक्ति मानसिक और आंतरिक कष्ट से जूझ रहा है तो वो आदि चिकित्सा के योग्य होता है, जबकि व्याधि का संबंध शारीरिक रूप से जुड़ा हुआ है। तो इससे यह स्पष्ट होता है आदि व्याधि चिकित्सा के से कि आयुर्वेद शरीर और मन को परस्पर संबंधित मानता है, एकीकृत मानता है, और दोनों के उपचार की इसमें पृथक पृथक व्यवस्था का प्रावधान है। आयुर्वेद में औषधियां, वनस्पति, पशु और खनिज स्रोतों से
प्राप्त होती है। इसमें एकल औषधि के साथ साथ बहुघटक यौगों का प्रयोग भी होता है। चूर्ण, क्वाथ, अवलेहा, घृत, तेल, आसव, अरिष्ट, वटी, भस्म आदि औषध रूप आयुर्वेद में मिलते हैं। अब हम देखें तो इसकी विशेषताओं में इसकी मूल अवधारणाएं, रोग का वर्गीकरण और चिकित्सा को भी जानना आवश्यक है। आयुर्वेद की जो मूलभूत अवधारणाएं हैं उसमें दोष, धातु और मल का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। इसी के आधार पर आयुर्वेद में शरीर की संरचना, क्रिया, संतुलन, असंतुलन और रोग की व्याख्या की जाती है। सबसे पहले देखेंगे दोष, धातु, मल सिद्धांत। तो आयुर्वेद में 3 दोष माने गए हैं, वात, पित्त और कफ। वात गति, संचार, श्वास, स्नायु क्रिया और शरीर की हलचल से संबंधित है, जबकि पित्त पाचन, उष्णता, रूपांतरण और चयापचय, मेटाबॉलिज्म से संबंधित है। इसी प्रकार जो कफ है वो स्थिरता, स्निग्धता, बल, संरचना और पोषण से संबंधित है। तो इस प्रकार देखेंगे तो ये तीनों दोष यदि संतुलित रहते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है, और जब इन तीनों दोषों में से असंतुलन पैदा होता है तो तब हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। अब आते हैं साथियों धातु। धातु शरीर को धारण करने वाले मूल तत्व है। सामान्यतः 7 धातुएं मानी जाती हैं: रक्त, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये सभी शरीर के पोषण, संरचना और स्थिरता से संबंधित है। मल शरीर से बाहर निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ हैं। मूत्र, पुरीस और स्वेद प्रमुख मल माने जाते हैं। मल का उचित निष्कासन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। दोष, धातु और मल का संतुलन आयुर्वेदिक स्वास्थ्य की मुख्य शर्त है। तो दोष, धातु, मल सिद्धांत ये तीनों ही आयुर्वेद में प्रमुख माने जाते हैं, और इसी के आधार पर भारत की जो स्वास्थ्य प्रणाली है वह प्रयोग में लाई जाती थी। आयुर्वेद की यदि हम परिभाषा देखें, जिसका हम आयुर्वेद की यदि हम परिभाषा देखें साथियों, तो इसमें स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा बहुत समग्र है। और वो क्या है? जिसके दोष, अग्नि, धातु और मल संतुलित हों, जिसकी आत्मा, इंद्रियां और मन प्रसन्न हो, वही व्यक्ति क्या है? स्वस्थ है। अभी हमने धातु, मल और दोष इनको पढ़ा। यह परिभाषा बताती है कि आयुर्वेद स्वास्थ्य को केवल शारीरिक स्थिति नहीं मानता, बल्कि मानसिक और आत्मिक संतुलन को भी उसका स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण भाग मानता है। और आयुर्वेद में कुछ शब्दावलियां हैं, थोड़ा सा हम उनको देखेंगे। दिनचर्या, ऋतुचर्या और सदवृत्त। दिनचर्या दैनिक जीवन की स्वास्थ्य संरक्षक व्यवस्था है। इसमें समय पर उठना, स्वच्छता, व्यायाम, अभ्यंग, आहार, निद्रा और नियमित आचरण शामिल है। ऋतुचर्या मौसम के अनुसार जीवनचर्या है कि ग्रीष्म ऋतु में हमें कैसा जीवनचर्या अपनानी चाहिए, बरसात यानी वर्षा ऋतु में कैसा जीवन अपनाना चाहिए, ऐसे ही शीत ऋतु में कैसा जीवन अपनाना चाहिए, ये ऋतुचर्या है। इसी प्रकार तीसरा सद्वृत्त का अर्थ है अच्छे आचरण, जैसे सत्य, संयम, शुद्धता, मधुर वाणी, गुरुजन का सम्मान, करुणा, धैर्य, क्रोध नियंत्रण और सामाजिक सदाचार। ये सभी स्वास्थ्य से जुड़े माने गए हैं। इसी प्रकार साथियों आदिदैविक रोग और आध्यात्मिक रोग और आदि भौतिक कष्ट, ये रोगों की परिभाषा और वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं, जिनमें आदिदैविक रोग या कष्ट का संबंध प्रकृति या दैविक या अप्रत्याशित शक्तियों से माना गया है। इसमें मौसम, प्राकृतिक आपदा, ग्रह नक्षत्र या अनियंत्रित बाह्य कारणों को सांस्कृतिक रूप में समझा गया है। इसी प्रकार जो आध्यात्मिक और आध्यात्मिक कष्ट हैं, उनका संबंध व्यक्ति के शरीर और मन से है। इसमें शारीरिक रोग, मानसिक कष्ट, चिंता, भय, क्रोध और मनोदैहिक विकार आते हैं। इसी प्रकार जो तीसरा कष्ट है वो आदि भौतिक कष्ट है, और उसका संबंध बाहरी भौतिक कारणों से है, जैसे पशु, कीट, विष दुर्घटना, विष
दुर्घटना या अन्य जीवों से होने वाली पीड़ा। तो ये रोगों की परिभाषा और उनका वर्गीकरण है। और अब चिकित्सा का दायरा और वर्गीकरण हम देखेंगे कि आयुर्वेद में चिकित्सा का उद्देश्य क्या है। चिकित्सा का उद्देश्य व्यक्ति को स्वस्थ बनाना है, और उसके लिए हमें क्या करना होगा। उसके लिए दोषों को संतुलित किया जाता था, अग्नि को ठीक किया जाता है, धातुओं को पुष्ट किया जाता है, और मल निष्कासन को व्यवस्थित करते हुए रोगी की शक्ति को पुनः स्थापित करना है। और चिकित्सा में समन, शोधन, आहार, औषधि, दिनचर्या, ऋतुचर्या और मानसिक संतुलन का ध्यान रखा जाता था। अर्थात चाहे वो आदि दैविक कष्ट हो, आध्यात्मिक कष्ट हो, आदि भौतिक कष्ट हो, उन सब को चिकित्सा प्रणाली के, चिकित्सा प्रक्रिया के दायरे में लाया जाता था। आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद की 8 प्रमुख शाखाएं हैं साथियों, जिन्हें अष्टांग आयुर्वेद कहा जाता है। इनमें काय चिकित्सा है, शल्य तंत्र है, शालाक्य तंत्र है, कौमार भृत्य है, अगध तंत्र है, भूत विद्या है, रसायन है, वाजीकरण है। अब इनको संक्षेप में हम समझने का प्रयास करेंगे। काय चिकित्सा सामान्यतः जो हमारे आंतरिक रोग हैं उनसे संबंधित है, जबकि शल्य तंत्र सर्जरी या शल्य चिकित्सा से जुड़ा हुआ है। शालाक्य तंत्र नेत्र, कर्ण, नासिका और मुख से संबंधित रोगों का अध्ययन करता है, ईएनटी जैसे हम कहते हैं, ईयर नोज थ्रेट। कौमार भृत्य ये बाल रोग और मातृ शिशु देखभाल से जुड़ा हुआ है। अगध तंत्र विष चिकित्सा से जुड़ा हुआ है। भूत विद्या मानसिक और अदृश्य कारणों से जुड़े रोगों की सांस्कृतिक चिकित्सा है। रसायन दीर्घायु और पुनर्यौवन से जुड़ा है, जबकि वाजीकरण प्रजनन और बल वृद्धि से संबंधित है। तो आज भारत में जो आयुर्वेद है वो शिक्षा, चिकित्सा, अनुसंधान, औषधि निर्माण और स्वास्थ्य नीति का महत्वपूर्ण अंग है। विश्व स्तर पर भी यदि देखें साथियों, तो आयुर्वेद को पारंपरिक और पूरक चिकित्सा के रूप में पहचान मिल रही है। अब आयुर्वेद के अंतर्गत एक सिद्ध चिकित्सा प्रणाली बहुत प्रसिद्ध है, या हम इसकी अवधारणा, इसके निदान और उपचार को समझने का प्रयास करेंगे। यदि सिद्ध चिकित्सा प्रणाली को देखा जाए तो इसका विकास विशेष रूप से दक्षिण भारत में हुआ, और दक्षिण भारत में भी जो तमिल परंपरा है वहां पर हुआ। जो सिद्ध शब्द है उसका संबंध सिद्ध पुरुषों या सिद्धरों से है, और जिसमें शरीर, औषधि योग, धातु योग, जीवन शक्ति और दीर्घायु पर कार्य किया जाता था। और सिद्ध चिकित्सा की जो मूलभूत अवधारणाएं हैं, इसमें त्रिदोष की अवधारणा मिलती है, जिन्हें तमिल परंपरा में वातम, पित्तम और कफम कहा गया। जैसा कि आयुर्वेद में उल्लिखित है कि शरीर का स्वास्थ्य इन तीनों के संतुलन पर निर्भर माना गया है, सिद्ध चिकित्सा में भी इनके असंतुलन से रोग उत्पन्न होने की बात की जाती है। सिद्ध प्रणाली में शरीर को पंचभूतों से निर्मित माना जाता है, और ये पंचभूत है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये पंचभूत ही शरीर तथा विश्व दोनों की आधारभूत रचनाएं हैं। स्वास्थ्य इन तत्वों और दोषों की संतुलित स्थिति है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, सिद्ध चिकित्सा में नाड़ी परीक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण निदान पद्धति है। चिकित्सक रोगी की नाड़ी देखकर दोषों की स्थिति, रोग की प्रकृति और शरीर की अवस्था का अनुमान करता है। नाड़ी परीक्षा केवल धड़कन की गति देखना नहीं, बल्कि उसमें बल, गहराई, गति, लय और दोषगत संकेतों को समझना शामिल है। इसी प्रकार मर्म चिकित्सा का जो प्रयोग है साथियों, मर्म चिकित्सा भी सिद्ध चिकित्सा में प्रसिद्ध है, और इसका प्रयोग दर्द, चोट, स्नायु विकार और शरीर की ऊर्जा संतुलन से जुड़े उपचारों में किया जाता रहा है। आगे बढ़ते हैं। सिद्ध चिकित्सा में उपचार के लिए वनस्पति, धातु और खनिज सूत्रीकरण का उपयोग होता है। औषधियां चूर्ण, कषाय, लेय, तेल, गोली, भस्म, चेंदुरम आदि रूपों में दी जाती है। सिद्ध परंपरा में धातु और खनिज आधारित औषधियों का प्रयोग विशेष सावधानी और शोधन प्रक्रिया के बाद किया जाता है। आगे हम देखेंगे योग। तो साथियों, आपके पाठ्यक्रम में भी, आपके इस यूनिट के पाठ्यक्रम में योग, स्वास्थ्य कल्याण और आधुनिक चिकित्सा में अनुप्रयोग, इस विषय को शामिल किया गया है। योग का संबंध भारतीय परंपरा में सिर्फ शरीर, मन, चित्त, प्राण और केवल व्यायाम से नहीं है, बल्कि ये समग्र रूप से इन सभी को
शरीर, मन, चित्त, प्राण और आत्म अनुशासन से है, यानी इन सबको एकीकृत करता है। योग का सामान्य अर्थ ही है जोड़ना, संयमित करना, एकाग्र करना। पतंजलि योग सूत्र में योग को चित्त वृत्ति निरोध के रूप में समझाया गया है, अर्थात जो हमारे चित्त है, चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित करना। और चित्त क्या है? चित्त हमारे जो संस्कार हमारे मन में है उनका सामूहिक संचयन। तो हमारे मन में जितने भी संस्कार संचित हैं उन्हें हम चित्त कहते हैं, और उस चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए योग की परिभाषा चित्त वृत्ति पतंजलि योग सूत्र में दी गई है। जब हम योग के ऐतिहासिक विकास, इसके व्यक्तित्व और पाठ स्रोत को समझते हैं साथियों, तो योग की जो परंपरा है वो वैदिक, उपनिषदिक, श्रमण, बौद्ध, जैन, गीता, पतंजलि की परंपराओं से जुड़ी है। उपनिषदों में ध्यान, प्राण, आत्मा और ब्रह्म से जुड़े योग संकेत मिलते हैं। भगवत गीता में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का समन्वय मिलता है। पतंजलि का योग सूत्र योग दर्शन का मुख्य ग्रंथ है, जिसकी हमने परिभाषा का भी वर्णन किया। और हठयोग परंपरा आगे चलकर हठयोग प्रदीपिका, घेरंड संहिता, शिव संहिता आदि ग्रंथ इसमें महत्वपूर्ण है। यदि इसमें प्रमुख व्यक्तियों को देखें जिन्होंने योग साधना के माध्यम से योग के अस्तित्व को बनाए रखा, उसको आम जनमानस तक पहुंचाया, उनमें पतंजलि हैं, योगी गोरखनाथ जी हैं, स्वात्मा राम जी हैं, और आधुनिक काल में स्वामी विवेकानंद हैं, श्री अरविंद हैं, स्वामी शिवानंद हैं, कृष्णमाचार्य हैं, BKS अयंगर हैं, पट्टाभी जोइस हैं। इनका उल्लेख किया जा सकता है। आधुनिक युग में योग ने स्वास्थ्य, तनाव नियंत्रण, मानसिक संतुलन और जीवन शैली चिकित्सा के रूप में विशेष पहचान प्राप्त की है। और आप सभी जानते हैं कि 21 जून को विश्व योग दिवस भी मनाया जाता है। तो दुनिया भर में योग को महत्व दिया गया है। और यह प्रश्न यूजीसी नेट परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। अब साथियों, अष्टांग योग बहुत महत्वपूर्ण है। आपके इस कई बार यूजीसी नेट परीक्षा में इसका क्रम पूछा जाता है, और ये नाम भी आपको पता होना चाहिए और इनके सामान्य अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला अष्टांग योग में आता है यम। यम सामाजिक आचरण से संबंधित है। इसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह शामिल हैं। दूसरा है साथियों नियम। नियम व्यक्तिगत अनुशासन है। व्यक्तिगत अनुशासन में जैसे शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। और तीसरा है आसन। आसन शरीर को स्थिर, संतुलित और स्वस्थ बनाने की पद्धति है। इसी प्रकार चौथा है प्राणायाम। प्राणायाम श्वास और प्राण ऊर्जा के नियंत्रण से संबंधित है। प्रत्याहार पांचवा है। ये इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर भीतर की ओर मोड़ना है। और धारणा एकाग्रता है। ध्यान निरंतर मानसिक एकाग्र प्रवाह है, जबकि समाधि योग की उच्चतम अवस्था है, जिसमें साधक गहन आत्मानुभूति की ओर बढ़ता है। तो साथियों, इसको हम आने वाली क्लासेस में बहुत बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि इनके कुछ भाग प्रकार होते हैं, जैसे समाधि, निर्विकल्प समाधि, सविकल्प समाधि। तो कई बार कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं इनसे यूजीसी नेट परीक्षा की दृष्टि से, तो इसलिए इनको और विस्तार से हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आसन के और प्राणायाम, ध्यान के यदि हम स्वास्थ्य लाभ देखें, तो सबसे पहले आसन आप जानते हैं ये शरीर से संबंधित है। तो शरीर का जो लचीलापन है, मांसपेशियों की शक्ति, रक्त संचार, रीढ़ की स्थिरता और शारीरिक संतुलन में सहायक माना जाता है। इसी प्रकार प्राणायाम के स्वास्थ्य लाभ को यदि देखें, तो प्राणायाम हमारे श्वास को गहरा बनाता है, नियमित बनाता है और संतुलित करता है। यह हमारे फेफड़ों की क्षमता, मानसिक शांति, तनाव नियंत्रण और ऊर्जा संतुलन में सहायक माना जाता है। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, कपालभाति, उज्जाई आदि प्राणायाम आधुनिक योग अभ्यास में प्रचलित है। ध्यान के स्वास्थ्य लाभ यदि देखें, तो ये हमारे, क्योंकि यह एक निरंतर मानसिक एकाग्र प्रवाह है, तो ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमारी एकाग्रता, भावनात्मक संतुलन, तनाव में कमी, आत्मनिरीक्षण और आंतरिक शांति से संबंधित है। अब साथियों, आपके पाठ्यक्रम में अंतिम एक टॉपिक लगा हुआ है, शरीर शुद्धि की योगिक क्रियाएं।
तो हठ योग परंपरा में शरीर शुद्धि से संबंधित यौगिक विधियों का वर्णन मिलता है और इसमें इस शरीर शुद्धि के लिए षटकर्म बताए गए हैं, जिनमें धोती, बस्ती, नीति, त्राटक, नौली, कपालभाति। इनका उद्देश्य शरीर की आंतरिक शुद्धि, श्वसन पथ की सफाई, पाचन संतुलन और चित्त की तैयारी माना गया है। इन विधियों को बिना योग्य मार्गदर्शन के नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ प्रक्रियाएं विशेष सावधानी मांगती हैं। तो यह भी हमें ध्यान रखना है कि जो भी इस आयुर्वेद के अंतर्गत जो विभिन्न विधियां हैं, उनको किसी मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में ही किया जाना चाहिए। तो साथियों, आपका इतना ही भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली यूनिट है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।